दोस्तों मैं आपके साथ यहाँ पर सोशियोलॉजी का मेंस पेपर 1 जो डिस्कस करने वाला हूँ 2025 का। और एक बात है, जैसे ना आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने जैसे अभी आधी बार चीज़ें पढ़ी होंगी। एक आधी बार पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ऊपर ऊपर से मुझे कुछ आता है और मे बी डेप्थ पता है कि नहीं पता है ना, ऐसा हो सकता है। और आपने हो सकता है कि सिर्फ कुछ कुछ आपने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, है ना, कुछ हो सकता है स्लीपी के यूट्यूब की वीडियोस देखे हों। यस, हो सकता है आपको ना काफ़ी सवाल आते होंगे, काफ़ी नहीं आते होंगे। बस आपको मैं थोड़ी थोड़ी कुछ बेसिक सी चीज़ें यहाँ चाहता हूँ बताना कि हम सबके पास यस लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड ही नॉलेज गैदर करने का स्कोप है। लेकिन अगर आपने टॉप करना है, आपको अपने आप को पुश करना होगा। अगर आपने टॉप करना है, अपने आप को पुश करना होगा। जैसे ना सीड्स होते हैं वो सरफेस पे ग्रो नहीं करते। सीड्स सरफेस पे ग्रो नहीं करते, ना ही ओवरनाइट ग्रो करते हैं। इसलिए पढ़ डालो चीज़ें। मैं आपको ना बस इसी जो पूरे के पूरे जो मॉडल आंसर जो मैं चाहता हूँ बताना, इसके थ्रू बस यही चाहता हूँ बताना कि थोड़ा सा जो इसको कॉन्सेप्ट्स को ग्रेजुअली आप एब्जॉर्ब करो, है ना। देखो ये PYQs जो हमने सॉल्व कर दिए हैं, ये हम पूरी PDF डाल देते हैं हमारी वेबसाइट पर, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। अभी तो मैंने अपने सोशियोलॉजी के नोट्स भी, क्योंकि नोट्स में से आ रहा है पेपर, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सभी के लिए अवेलेबल अपनी वेबसाइट पे करने शुरू कर दिए, है ना। वीडियोस, टेस्ट्स, मेंटरशिप और गाइडेंस, है ना, डाउट्स, टेलीग्राम ग्रुप्स रहते हैं, वो पेड रहेगा। नोट्स मैंने फ्री कर दिए और PYQs तो ऑलरेडी ही हमने जो पूरे बना के डाले हुए थे। PYQs की किताब भी है, आप उसको खरीद सकते हैं अमेजोन पर, है ना। तो वही है कि कई बच्चे PYQs जो सिर्फ PDF से चाहते हैं पढ़ने की बुक से। मैं आपको चाहता हूँ बताना कि ना ओवरनाइट मत छोड़ो उसको कि मैं आज पढ़ा कल मैं जाके एग्जाम लिख दूँ। नो, धीरे धीरे आइडियाज गहरे उतरते हैं और आप बेहतर आंसर लिख पाते हो। इसीलिए बस एक सुपर पावर है हमारे पास सोशियोलॉजी की कि वो ये एकेडमिक सब्जेक्ट है, थियोरी स्टेबल हैं, कॉन्सेप्ट्स टाइमलेस हैं। आप ना चीज़ों को पढ़ लेते हो ना एक बार अगर, तो ऐसा ना बहुत ज़्यादा खुद को परेशान मत करना कि नहीं मुझे और कुछ चाहिए, अभी अपडेट करूं। मैं आपको चाहता हूं इसीलिए वन स्टॉप सोल्यूशन देना। अगर आप स्लीपी के अगर नोट्स फॉलो करते हो, वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसी में ना देखो नोट्स के साथ साथ कुछ कुछ मैं आपको करंट अफेयर्स, हर महीने कुछ कुछ करंट अफेयर्स हो रहे हैं, मैं वो पढ़ाता रहता हूँ। मैं आपको ना दिखाऊंगा इन मॉडल आंसर्स में कि कुछ बहुत ही सरल सवाल हैं, कोई भी आराम से अगर हम पढ़ते हैं, थोड़ा चीज़ों को इत्मीनान से पढ़ते हैं, अगर हमने एडिक्वेट नंबर ऑफ आंसर्स लिखे होंगे, आप स्लीपी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो लिखने की आदत पड़ जाती है, जो चीज़ें जहन में होती हैं वो हाथों में आपको जो निकालनी आ जाती हैं। 3 घंटे में कैसे समाएं, कैसे वो जो 2 पेजों में समाएं, है ना, वो जो बेसिक बेसिक से डाउट्स हैं वो ग्रेजुअली आंसर्स लिख लिख के सॉल्व हो जाते हैं। एंड अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट बनते हैं, मैं आपको सिर्फ यही तो सिखाता जा रहा हूँ कि जो नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में वो मैं आपको थोड़ा बोल कर और थोड़ा डिटेल में जाके समझा देता हूँ ना। तो वही तो कोशिश है, सोशियोलॉजी का ये एडवांटेज है कि ये सोशियोलॉजी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इस कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट को सुपर पावर के जैसे समझकर चीज़ों को एक बार अगर पढ़कर रखोगे तो उसको शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बना लोगे, जब पेपर आएगा ना बहुत रिवॉर्ड करेगा, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करेगा। इसीलिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई ये फ्यूचर टॉपर होगा कैसे आंसर्स लिखेगा इसके, है ना। हमने बिल्कुल सरल आंसर्स लिखे हैं, नोट्स में से बनाए हुए आंसर्स हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। और जो हर बार एक आधा सवाल फिर भी होता है, पूरा का पूरा पेपर नोट्स में से होता है, क्योंकि नोट्स हमने एक्सटेंसिव बनाए हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव नोट्स बनाए हैं। लेकिन इस बार तो एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि हम नोट्स में सॉल्व नहीं कर सकते, एक भी नहीं है ना। तो कॉन्फिडेंस मिलता है, ऐसे बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए। जैसे पहला है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, ये शुरुआती चैप्टर्स का क्वेश्चन है, बहुत इत्मीनान से पढ़ते हैं हम। हमने तो अभी मैंने रिसेंटली एक जो लाइव आंसर राइटिंग करके मैंने एक प्रोग्राम चलाया था, एंड उसमें आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ें बैच का पार्ट रहते हैं आप, है ना, कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, फिर मैं वीकेंड पे मिलता हूँ आपको, जो चैप्टर 1 जैसे था चैप्टर 1 के सवाल पूछूं, फिर देन आप वीकेंड पूरा वीक पढ़ें नेक्स्ट चैप्टर 2 का, तो उसमें ये सवाल भी सॉल्व किया हुआ है ना। हमने जैसे मेंस का क्रैश, हमारे 2-3 तो प्रोग्राम्स हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम्स, मेंस का जो क्रैश रहता है, आंसर राइटिंग रहता है ना, टेस्ट सीरीज, तो 3 तो प्रोग्राम होते हैं जिसके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक सिंपल चीज़ है ये कॉमन सेंस वाला। और कैसे, जो सोशियोलॉजी का ना बहुत बार जैसे लोग बोलते नहीं है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, है ना, ये सब तो एक जैसे ही हैं, कि सिमिलर लोग होते हैं ना यही दोस्त बनते हैं। लेकिन ऐसा भी कॉमन सेंस बोलती है कितनी बार कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो ना कॉमन सेंस ना बहुत बार आपको फॉर्डर मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है सोशोलॉजिकल रिसर्च के लिए। कोई ना सोशियोलॉजी सुन रहा होगा ना, उसको लगेगा अरे एक ही थाली के चट्टे बट्टे इकट्ठे घूमते हैं या ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, है ना। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो इसीलिए ये इसको हम जो पढ़ते चले जाते हैं, और बहुत से लोग हैं इसको जो जो इंक्लूडिंग जो हमारे जो मेन थिंकर्स हैं, चाहे वो डर्कहाइम हो चाहे वेबर हो, वो चाहते हैं कि ना कि हम
बेसिक कॉमन सेंस की चीज़ों को हम पढ़ें, उसको समझें एंड अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पर बताएं। जैसे ना हॉवर्ड बेकर हैं, वो बताते हैं कि ना किसी को लेबल कर दो कि अरे ये इंसान तो बहुत घटिया है, तो ना वो घटिया जो अपने आप को प्रूव करने पे उतर आता है। बच्चे को बोल दो अरे बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है, वो अपने आप को चाहता है बताना कि टीचर ने मुझे बढ़िया बोला है। तो लेबलिंग थ्योरीज काम करती हैं, है ना। तो इसलिए कॉमन सेंसिकल जो कहाँ पे हम ओवरलैप देखते हैं, कहाँ हम उसको फॉर्डर देखते हैं, कहाँ बिल्कुल कॉमन सेंस कुछ और बोल रही होती है, सोशोलॉजी कुछ और बोलेगी। कॉमन सेंस बदलेगी टाइम के साथ साथ, क्योंकि सोशोलॉजिकल रिसर्च आती रहेगी, समाज अपनाता रहेगा, कॉमन सेंस बदलेगी, है ना। लेकिन फेक न्यूज़ और जो कई बार अगर आप चाहें कि सरकारें भी बहुत बार ऐसे प्रोपेगेंडा चलाती हैं कि कॉमन सेंस बन जाए गलत चीज़ें, है ना। तो ये हम सब बता सकते हैं सोशोलॉजी इसको चाहती है अंदर तह में जाके उतरना, सच्चाई उजागर करना चाहती है ना। ओके, ये हमारे नोट्स में सब जगह ये स्टैंडर्ड टॉपिक है, कोई ऐसे खास कोई चमत्कारी बात नहीं है ना। ओके, देन रिलेशनशिप पूछा गया, सोशो और हिस्ट्री, ये भी चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन है। और कैसे जो इनके जो स्टडी और मेथडोलॉजी, सोशोलॉजी से बहुत जो अपना इसमें थिंकर्स भी लगा सकते हैं कि बहुत से थिंकर्स हैं सोशोलॉजी में, डर्कहाइम हो गए, मार्क्स हो गए, इवन वेबर हो गए, प्रोटेस्टेंट एथिक्स निकाल के लाते हैं जब, है ना, कि इतिहास को यूज़ करते हैं कि सोशोलॉजी चाहती है समाज को समझना, है ना, कि और कैसा समाज सा इतिहास में जाके वैसे देखना। मार्क्स ने पूरा एक जो सिस्टम बताया कि कैसे इतिहास मूव करता आगे, है ना। तो ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, मेथडोलॉजीज रहती हैं। आप इसमें इनफैक्ट अगर आप चाहें मार्क ब्लॉक का, है ना, और इनफैक्ट अगर जो जो बहुत से ऐसे जो हिस्टोरिकल स्कूल्स रहे, इवन की भारतीय सोशोलॉजी की, कैसे हम इतिहास भारत का पढ़ते हैं भारत का समाज जानने के लिए। तो ये जैसे कोई कंपैरिजन है हमारे नोट्स में लगा हुआ, इसको आप एक बार देखेंगे कि नोमोथेटिक, इडियोग्राफिक, जनरलाइजिंग, पर्टिकुलराइजिंग, है ना, आपको बहुत बढ़िया आंसर बन जाता है। मेरे मानने में ये आसान सवाल है, ये वो वाले सवाल है जिसमें से 10 में से 8-8, 9-9 नंबर भी शायद निकाले जा सकते हैं, है ना। ये वो वाले सवाल है, ठीक है। ओके, तो इसमें मैं ऐसे कोई खास ऐसे मैं आपको नहीं बता रहा कि मैंने ही पढ़ाया, सब बच्चे सब टीचर पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ ना। ओके, वेरिएबल्स इन सोशल रिसर्च, अगेन डिफरेंट टाइप्स बतानी है। सिंपल क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चंस में इतना सिंपल आना थोड़ा जो लगता है अनलाइकली लगता है, लेकिन आ गया। वेरिएबल्स जैसे आपको पता है कि कई जो, अगर मान लीजिए मुझे डिसाइड करना है कि अगर मेरी एजुकेशन है, क्या मेरी एजुकेशन मेरी इनकम डिसाइड करती है? जी सर, करती है। जो बढ़िया कॉलेज से अच्छी एजुकेशन, टॉप एजुकेशन ली होगी, मेरी इनकम यूजुअली हाई होती है ना। तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये डिपेंडेंट, ये निर्भर करेगा कि जो एजुकेशन पे इनकम निर्भर करती है ना। तो ये क्या गरीबी निर्भर करेगी कि मैं किस परिवार में पैदा हुआ, अमीर परिवार, गरीब परिवार, सर करेगी, है ना। तो ये सोशोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं। तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं। और भी टाइप्स हैं, क्वाली एंड क्वांटी, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, स्टैंडर्ड, ये नोट्स का पार्ट है। और थियरी में हेल्प करते हैं, हाइपोथेसिस बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। सोशोलॉजिकल हमें आंसर्स को जो जो ढूंढने में कि पॉवर्टी का रिलेशन किससे है, कैसे हम बेहतर समाज बनाएं, इंक्लूसिव कैसे बनाएं, जेंडर का, कास्ट का, कैसे ओवरलैपिंग हमारे पास वेरिएबल्स भी काम कर जाते हैं। एंड ओवरऑल आप बढ़िया आंसर्स पे बना सकते हैं। इसमें आपके पास पूरा एक प्लेग्राउंड है, अपने हिसाब से आप इस पर खेल सकते हैं। देन मर्टन का जो हमारे पास रेफरेंस ग्रुप थियरी है ना, उसको अपने समझना, आइडेंटिटी मेकिंग कैसी होती है डिजिटल वर्ल्ड में, कि डिजिटल वर्ल्ड में आप कितना कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हैं। किसी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर जैसे चाहते हैं बनना, अगले मोमेंट आप देखते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, आपको लगता है मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, उसके अगली रील आ जाती है आपके पास कि कहीं सोशल मूवमेंट चल रही है, एक्टिविज्म, आपको हाई एक्टिविज्म करना होता है। अरे वो कोचिंग सेंटर का सर तो बड़ा अच्छा पढ़ाता है, आपको लगता है बड़ा अच्छा पढ़ाता है, आपको लगता है अरे वो तो बहुत बेकार, आपको तो बहुत बेकार, है ना। तो हमारी आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा कई बार तो शेप हो जाती हैं, कई बार कॉन्ट्राडिक्ट भी हो जाती है ना। इसको आंसर्स में बता देना, ठीक है। कि मर्टन बोलता है कि अगर कोई टॉपर बोल दे कि सर ये वाला जो नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो हम मान जाते हैं ना रेफरेंस ग्रुप, क्योंकि हमने एस्पिरेंट्स होते हैं, हमने टॉपर को अपना रेफरेंस ग्रुप माना होता है। विराट कोहली कह दे कि बैट ऐसे पकड़ना है, तो जितने भी आगे आने वाले क्रिकेटर्स हैं वो मान जाएंगे ऐसे ही बैट पकड़ना है, क्योंकि उसने कुछ कर दिखाया है। वो हमारा रेफरेंस ग्रुप होता है, टॉपर रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं, है ना। और डिजिटल आइडेंटिटीज हमारी शेप कर देते हैं कि मुझे ऐसा ही बनना है, या फिर इसे ध्यान रखना ऐसा ही बनना है। कई बार ऐसा होता है मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बनना, है ना, जिसको ऐसे आप नॉन मेंबरशिप, जिसकी आप चाहते हैं कि आप कभी उसका पार्टी ना बने, है ना। ओके, लिंक्डइन, वर्चुअल रेफरेंस ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन कैंपेन्स, है ना, ये आपके सब एग्जांपल्स हैं जिसको आप, इनफैक्ट अगर आप गवर्नमेंट का भी, कि कैसे फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, की मैं दिखाना अपनी छवि कुछ और चाहता हूँ, है ना, सच्चाई कुछ और है। इसीलिए यहाँ पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि फेक रिव्यूज़ एट्सेट्रा बहुत ज़्यादा चलते हैं सोशोलॉजी के कोर्सेज में, तो बहुत ज़्यादा चलते हैं कि काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता ऑफकोर्स, बड़े बड़े, वो जो अपना प्रचार करते रहते हैं, औरों को बहुत बेइज्जती करते रहते हैं। तो इसीलिए हमने मैं तो बहुत ही उस पर मैंने सहा रिसेंटली, और बच्चे मुझे पर्टिकुलरली मुझे वो भी कह रहे थे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमें तो ठीक ही लग रहा है। मेरे को लगा आपको ठीक लग रहा है तो आपको ठीक लग रहा है। हमारे बारे में रिव्यूज़ दिख रहे थे बहुत ही वियर्ड। तो इसीलिए ना डिजिटल आइडेंटिटी फॉर्मुलेट हो जाती है।
बहुत ज़्यादा, है ना? तो ये बहुत एक लगता है कि अरे भाई मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ यार और बच्चों के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और बच्चे हमारे यूट्यूब पर स्लीपी क्लासेस के वीडियोज़ पड़े हैं। आप जाके वहाँ पर समझ के देखिए, समझ आ रहा है क्या टीचर का पढ़ाया हुआ? समझ आ रहा है तो ठीक ही होगा। तो उसके बाद लेकिन इतना मास लेवल किसी ने तो जाके उसको एक्सपोज़ भी किया, तो उसको एक्सपोज़ करने वाले को उस पर लांछन लग रहे हैं। तो लेकिन चलो नॉनदलेस, है ना? तो ये सब कुछ हमें देखना है इस दुनिया में, जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, है ना? तो रेफरेंस ग्रुप्स और कैसे इसको हम शेप करते हैं, ये बढ़िया सवाल था। ओके, देन क्या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी जेंडर ब्लाइंड है? सर हाँ, सर ना, दोनों ही बताने पड़ेंगे। सर हाँ भी है कि बहुत सारे, जैसे हमारे पास मार्क्स ने क्लास पे फोकस किया, वेबर ने 3 डायमेंशन दी, जेंडर कोई डायमेंशन नहीं थी, फंक्शनलिस्ट ने बोला कि ये तो नेचुरल है, ऐसा ही होता है और इसलिए रीइंफोर्स करते रहे जेंडर ब्लाइंडनेस। इंडियन की जो बहुत सी कास्ट की जो स्टडीज़ हैं उसमें भी हमने जेंडर की प्रति देखा कि कोई खास डायमेंशन मान के नहीं चलता। लेकिन जैसे बहुत लोगों ने इंटरसेक्शनैलिटी की बात की है, एन ऑकले, वेलबी, हार्टमैन, है ना? यहाँ पे नाम ड्रॉप कर सकते हैं कि कैसे हमें ये करना ज़रूरी है, जो इवन मेल स्ट्रीम करना ज़रूरी है चीज़ों को, है ना? इसकी बात करते हैं। आज की दुनिया में डिजिटल और अनपेड केयर और जो जेंडर पे गैप है कि अनपेड है कि घरों में मम्मियाँ काम कर रही हैं, बहुत सी जो वाइफ्स काम कर रही हैं, पैसा नहीं मिलता, तो इसीलिए उनकी इज्जत कम हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जेंडर ब्लाइंड ना रहे ये सब चीज़ें, है ना? तो वही नोट्स की जो फोटो बताते हुए आपको कि जी हाँ हम पढ़ाते हैं, है ना? पढ़ाते हैं यार, मैं बता रहा हूँ, इसलिए तो बता रहा हूँ। देखो ये प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, प्री रिकॉर्डेड, उसमें देखो उसमें ऑटोमेटिकली हमें दिख रहा है कि अरे भाई पढ़ाया हुआ है। पॉजिटिविज्म, आसान सवाल, बहुत ही आसान, इसके अगेंस्ट आपको आर्ग्यूमेंट्स भी देने हैं। पॉजिटिविज्म कब लेकर आया था, इसको तो रटने का तरीका भी बनाया हमने। नेचुरलिज्म, इंडक्टिविज्म, एम्पिरिसिज्म, 3 चीज़ें होंगी, है ना? तो और क्या क्या फीचर्स हैं, 8-9 फीचर्स हैं, जो मनपसंद 4-5 हो रट लो, है ना? या जो समझ लो। साइंटिफिक मेथड, ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिफाई करना चाहता है, प्रिडिक्ट करना चाहता है, थ्योरी बनाना चाहता है, कॉजेशन करना चाहता है, जनरलाइज करना चाहता है ना? और पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा पे यूज़ होता है। सरकारी कभी आपको रिसर्च करने के लिए बोलेगी, पॉजिटिविस्टिक रिसर्च करने की बात ज़्यादा कर लेते हैं बहुत बार, है ना? ओके, क्रिटिसिज्म भी है सर, कोई मेरे अंदर क्या चल रहा है नहीं जानना चाहता, कोई ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत एम्फोसिस है। सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, सर सामने कोई चीज़ दिख रही है मुझे कुछ और, सामने वाले किसी और को कुछ और दिखेगी। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि बहुत से ऐसे गांव की स्टडी की गई, किसी ने बोला कि बहुत सब कुछ भला चंगा है, किसी ने बोला सब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बवाल मचा पड़ा है ना? कि एक इंसान ने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ले लिया, एक ने फंक्शनलिस्ट ले लिया। ये कैसे हो सकता है? डिटर्मिनिस्ट है कि अरे इंसान तो ऐसे ही काम करता है, हमारे पास तो क्या ही है, कुछ कर नहीं सकते। रिडक्शनिस्ट हो जाता है कि देखो ये कॉज ढूंढ लिए मैंने, ऐसे ही काम करेगा। अपने अपने हम जो यूनिवर्सल लॉ बनाना चाहते हैं, हमें लगता है कि ऐसे ही मैंने दुनिया को देख लिया, दुनिया ऐसे ही प्रोग्रेस करेगी, है ना? माइक्रो कॉन्टेक्स्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट तो बोलते हैं कि सर ये ग्रैंड नैरेटिव्स क्यों बना रहे हो यार, है ना? इवन अगर आप चाहो तो आप एंटी पॉजिटिविस्ट विचारधाराओं के बारे में भी 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हो यहाँ पर, है ना? इसमें कुछ भी चमत्कारी चीज़ नहीं, बस मैं आपको ये चाहूँगा दिखाना कि अनगिनत हमारे पास क्रिटिसिज्म लिखे होते हैं हमारे नोट्स। आपको जो बढ़िया लगे उसके हिसाब से याद करो। ओके, देन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के मेन फीचर्स, जो मार्क्स ने बताया, सबसे पहला टॉपिक होता है मार्क्स का जब हम पढ़ते हैं। आपने बताना है कैसे ये थियोरी आज के समाज को समझने में हेल्पफुल है ना? ये भी सवाल रिट्जर एटसेट्रा जगह पे कवर्ड है कि इतिहास में अगर हम देखें कि जो मटेरियल चीज़ों ने ही इतिहास को आगे बढ़ाया। कार्ल मार्क्स कहते हैं कोई मास्टर बन गया, कोई स्लेव बन गया, फिर फ्यूडलिज्म आ गया, कैपिटलिज्म आ गया, मार्क्स की थियरी है। फिर देन उसके बाद सोशलिज्म आएगा, कम्युनिज्म आएगा। और क्या क्या प्रोसेसेस रहेंगे, प्राइमेसी ऑफ मटेरियल कंडीशंस, है ना? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आप बता सकते हैं इसमें। सर हीगल का जो आइडिया था वो हिस्टोरिकल आइडियलिज्म पे बेस्ड था, आइडियलिज्म के आसपास के आइडियाज की इंपॉर्टेंस है। मार्क्स कह रहा है मटेरियल कंडीशन की इंपॉर्टेंस है ना? देन मोड ऑफ प्रोडक्शन, डायलेक्टिक की चीजें, थीसिस एंटीथीसिस रहती हैं। स्ट्रगल रहेगी चीजों में, वही एक फोर्स है। एलियनेशन साथ साथ में आएगी, चीजों के बढ़ती चली गई। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में नेक्स्ट स्टेज आता गया। डिटर्मिनिस्टिक लगता है, साइंटिफिक है, रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है कि चीजें आगे जाएंगी, रिजॉल्व होगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कम्युनिज्म आ जाएगा। लेकिन ये डिटर्मिनिस्टिक भी लगता है। लेकिन वेबर ने बोला ऐसे कोई रेवोल्यूशन का स्कोप नहीं है ना? जो प्रेडिक्शन जो सारी फेल हुई, कैपिटलिज्म अभी भी भला चंगा है, फुकुयामा लिखे हैं आप इसमें, है ना? और आजकल इनइक्वालिटी यस बहुत जिंदा भी है, रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वेलफेयर स्टेट भी है ना? आप इसीलिए यहां पर आपके पास अगेन पूरा प्लेग्राउंड है। आप डेहरेंडॉर्फ के जो 5 पॉइंट्स हैं क्रिटिसिज्म के, उसमें से कुछ निकाल के ले आए, है ना? कि आज कैसे मार्क्स रिलेवेंट है, लेकिन इररिलेवेंट भी लगता है। एट द सेम टाइम
एलियनेशन कि हम इतने ज़्यादा लोनली क्यों हो गए हैं, डिप्रेशन की क्यों चीज़ें चल रही हैं, मार्क्स को समझ सकते हैं कि क्या हम पे हेजेमनीज बनाने की कोशिश करती है सरकार, दबदबा बना लेती है और सिर्फ बातों बातों में बहला फुसला के हमें उल्लू बना देती है ना। ग्रामसी को एक्टिवेट कर सकते हैं आप। ग्लोबलाइजेशन कि कैसे दुनिया में कुछ ऐसी जो पर्टिकुलर जो जगहें हैं जो कि पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा कोर में बैठी हैं, कोर में, और बाकी पेरिफेरी में बैठी हुई जो गरीब टाइप जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग भारत, उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, है ना। तो इसीलिए आप इसको ना अपने पूरा फुल प्लेग्राउंड आपके पास है ना, जैसे मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स, ये तो सब स्टैंडर्ड है, इसमें कोई भी नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैं आपको चाहता हूँ बताना ये कि इवन रिट्जर में भी गिवन है, हमने अपने नोट्स में डाला हुआ है कि कैसे आजकल मार्क्स की जो थियरीज हैं ये कैसे कैसे जो रेलिवेंट है। और बाकी कुछ जो ये एक लेक्चर है, काफ़ी जो बड़ा लेक्चर है, आप देख सकते हैं, जो कुछ आइडियाज आप आंसर में आज कोट कर सकते हैं। मार्क्स का क्वेश्चन देखिएगा, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एलियनेशन, ये 4-5 बड़े आइडियाज हैं, बुक्स हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, उनकी कंपाइलेशन डाल दिया नोट्स में, ये लेक्चर्स में पढ़ा दिया। आराम से बस सुनो और कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स बनाओ, बढ़िया, बस है ना। मुझे लगता है ना बस यही तो शो में करना यही है। 126 आवर्स का एक कोर्स है, अगर आप इसको नहीं देख सकते तो फिर बताओ क्यों उम्मीद कर रहे हो नंबर लाने की। बात तो सोचो, 126 आवर्स की, मेरे मानने में आपको ये कोर्स कम से कम 2 बार देखना चाहिए, कम से कम 2 बार। इसमें करंट अफेयर्स ये वो एक्सेट्रा ऐड कर लो, 50 घंटे एक्स्ट्रा, 300 आवर्स अगर आपके इन्वेस्ट करके किसी भी कोर्स में आपको 500 नंबर की प्रेप मिलती है, जिसमें से आप 300 नंबर निकाल सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया डील है यार। तो इसलिए इसमें एफर्ट लगेगा, इसलिए इसमें लगेगा ये वाला एफर्ट, इसको सुनना पड़ेगा। 1x पे सुनो पहले लेक्चर, देन उसके बाद अगली बार 1.25x पे सुनो, एक और बार सुनो, 3 बार। हम कोई मनाही नहीं लगाते हमारे लेक्चर बार बार सुनने में, हम कोई मनाही नहीं लगाते हमारे लेक्चर बार बार सुनने में। बच्चे यहाँ पे ना पता कैसे हम पर ना ऐसे लांछन लगा कि अरे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये वो एटसेट्रा। मैं आपको चैलेंज करके यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ना यूपीएससी सिलेबस बदल दे तब तो बात अलग है। यूपीएससी सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बर्बाद कर दे, है ना, तो बात अलग है। लेकिन जब तक सोशियोलॉजी है, नंबर आ रहे हैं, बच्चों के रैंक्स निकल रहे हैं, टचवुड गॉड हैज बीन काइंड, ये लेक्चर में जो हमने थियरीज पढ़ी हैं और उन थियरीज को आप थोड़ा सा जो दिमाग में उतारिए, करंट अफेयर्स के साथ में, लेक्चर्स आते हैं हर महीने करंट अफेयर्स के, उसके साथ जोड़िए। आप फालतू किसी और चीज में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एब्जॉर्ब कीजिए, सोशियोलॉजी में एक्सेल कीजिए। मैं ऐसे चाहता हूं, ऐसे प्री रिकॉर्डेड और जो थ्योरेटिकल बहुत सारे जो हमारे पास ना जीएस के ना बहुत सी चीजें होती हैं एब्सोल्युटली थ्योरेटिकल हैं, नहीं बदलती, रॉक सॉलिड है। जैसे सोशो में तो हम ये कर पाए हैं, सोशो में तो हम ये कर पाए हैं। आप ये एक कोर्स, ये वाला लेक्चर, इसमें आंसर्स लिखिए, डाउट्स पूछिए, आप सोशो में एक्सेल करते हैं। लेकिन आपके सामने एक बड़ा चैलेंज होता है कि सर मैं जीएस तो क्रैक कर लूँ, मेरा प्री क्रैक हो जाएगा, तभी तो ये सब कुछ चलेगा ये वाला, है ना। तो इसीलिए जीएस में भी कुछ ऐसे मैं चाहता हूं कि रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट बेस्ड एक ऐसा कोर्स बनाया जाए, आप उसको एनरोल करें, आपके सामने लेक्चर्स आ जाएं एंड आप उसको रैपिडली, जैसे बुक्स नहीं होती, बुक ऐसे थोड़ी ना होती है कि एक एक दो दो पन्ने करके आ रही है, पूरी बुक ही खरीद के लाते हो, स्पीड से पढ़ता है कोई बंदा, स्पीड से पढ़ दे, 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ दे, तभी तो रैंक निकलते हैं। वही मैं जीएस में भी चाहता हूं, ऐसे हम कोर्सेज बना दे, और वो कोर्सेज जिसमें करंट अफेयर्स आते रहेंगे लेकिन रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार बना दिए, सब तरफ के कवर कर दिए, आप उसको 3-3 बार देखो। हम कोई मनाही नहीं लगाते यहाँ पे लेक्चर कितनी बार आप देख सकते हो, कोचिंग सेंटर्स लगाते हैं, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। क्योंकि बच्चों को अगर रिपीट नहीं करने के लिए आप मजबूर कर रहे, बच्चों को आप रिपीट करने के लिए नहीं बोल रहे, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, रिटेन करना इज अ चैलेंज, यू हैव टू रिपीट। ओके, तो इसीलिए आप इसको मेरे मानने में ढंग से देख डालो, कर डालो। ओके, अब यहाँ पे है रिलायबिलिटी। अगेन देखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, रिलायबिलिटी का जो स्टैंडर्ड की रिलायबल मतलब क्या होता है कि मैं अगर रिपीट टेस्ट रिपीट करता रहूँगा, सेम आउटकम आता रहेगा। साइंस में तो हो पाता है, तो इसीलिए इसमें ना जो चैलेंजेस भी कुछ रहते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है रिलायबिलिटी वैलिडिटी वाला, बार बार आया जाता है, कुछ भी नहीं आनी है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, सोचो एक स्टैटिक एक पेपर है, इसका फायदा उठाओ। जैसे बहुत सारी जीएस में हमें जो लगता है, हमारी मानसिकता रहती है कि नया 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 धीरे धीरे पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाएगा उसकी स्पीड से पढ़ेंगे। अरे भाई मत फंसो इस ट्रैप में, 1.25x पे लगाओ, सुनो, रिपीट करो, फायदे में रहोगे। इसीलिए तो बार बार बोलता रहता हूँ। अभी मैं और चीख चिल्ला के चाहता हूँ आपको बोलना था कि आप झंझोड़ो, सब चीज़ों के डिस्ट्रैक्शन हटाओ, कोर्स पे फोकस करो,
करंट अफेयर्स पे फोकस करो, उसको दिमाग में डालो, आंसर्स लिखो, लिखने की शक्ति बढ़ाओ। लिखने की शक्ति नहीं बढ़ाओगे, चीजें जितनी मर्जी पढ़ते रहो, धीरे पढ़ो तेज पढ़ो, वो अगर लिख ही नहीं पा रहे यूपीएससी को कैसे पता चलेगा आप कुछ करके आए हो, कुछ पढ़ लिख कर आए हो, है ना। अब कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन अप्रोच और सोशल कैपिटल। कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन है कि सर मेरे पास स्किल ही नहीं है, सर मेरे को आता ही नहीं करना, है ना, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, लिखना नहीं आता। सोशल कैपिटल है कि सर जो मैं जिस जगह पैदा हुआ, और मान लीजिए मैं लड़की पैदा हुआ, मैं गरीब खानदान पैदा हुआ, अगर मैं लोअर कास्ट में पैदा हुआ, सर समाज ही मुझे रोक लेता है, बहुत सारी चीज़ें करने देता नहीं है। सोशल सामाजिक कैपिटल मेरा लो है। किस तरह से ये गरीबी कॉज करता है, अगेन, है ना, कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन, ये अमर्त्य सेन इस पे बात करते हैं, ये है ना, और सोशल कैपिटल बुर्दो और रॉबर्ट पटनम बात करते हैं, है ना। ये अगेन इसीलिए जो जो इसका यूनिट ऑफ एनालिसिस कौन रहेगा, पर्टिकुलरली कैपेबिलिटी में इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस आता है, सोशल कैपिटल में कम्युनिटीज पे फोकस आता है ना। और देन जो उसके बाद अगर देखें जो कैपेबिलिटी है कि पर्टिकुलरली कि रिसोर्सेज को मीनिंगफुल तरह से वो यूज़ नहीं कर पाते, है ना, जैसे जो गवर्नमेंट सब्सिडीज अगर मिल रही हैं बच्चों की लेट्स से खाने पीने के लिए, यूज़ नहीं हो पा रहा। देन सोशल कैपिटल यहाँ से भी आता है कि पर्टिकुलरली कम्युनिटीज़ का जब एक्सेस टूट जाता है, जो जो समाज मेन स्ट्रीम में जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं उसको ढंग से यूज़ करने में, है ना। तो क्रॉनिक पॉवर्टी किस कारण से आ जाती है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंटरनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, है ना। तो ओवरलैप भी दिखाओ, इनका डिफरेंस भी बताओ। ओवरलैप भी है सर कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ऐसा मैं बोलूं कि अगर जेंडर में लड़कियों को एक्सक्लूड करता है समाज, लड़का खुद ही नहीं चाहता करना, मान लीजिए पूरा स्लीपी का कोर्स है उसके पास, चाहता ही नहीं पढ़ना, है ना, कैसे रैंक निकल जाएगा। एंड लड़की किसी तरह से संभाओ, मान लीजिए 4 पैसे उसने इकट्ठे करे यहाँ वहाँ से, और किसी से दोस्तों को बोला, भाई बहन को बोला कि मुझे कोर्स चाहिए, पढ़ लिया, लड़की भी कर दिखाएगी, लड़के के पास था वो नहीं कर दिखाएगा। तो इसलिए इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी की बात हो जाती है। बस इसको नापने के तरीके हैं, और पर्टिकुलरली पार्टिसिपेशन बढ़ाने की, और सरकार का जो नई नई तरह की चीज़ें होती हैं, सरकार चाहती है ना कि आप जो बहुत तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाओ, है ना, जो बैंक्स के साथ लिंक भी कर देते हैं ताकि इनको एक्सेस मिले चीज़ों का। तो पॉलिसीज़ वगैरह में इसको डाल सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल और इंटरडिपेंडेंस की बात करके। बस मैं आपको चाहूँगा पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, और ये इवन एनसीईआरटी में भी गिवन है, कुछ भी ऐसे नहीं है। इनफैक्ट जैसे पियर बोर्डो का मैं आपको चाहता हूँ बताना, ये नोट्स में से आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, मैंने कुछ भी खुद नहीं, आप यहाँ पर कहीं पेज नंबर भी लिखा होगा, आप जाके खुद देख लेना, ऐसा नहीं है कि मैंने आज डाल दिया, ये है हमारे नोट्स में, क्योंकि पियर बोर्डो बोल गए बहुत पहले, है ना, क्या समाज में गरीबी हट गई, क्या नहीं हटी, तो इसलिए बता गए हमें सर कल्चरल डेप्रीवेशन थियरी एटसेट्रा कुछ चीज़ होती है, कैसे कैसे काम करती, बात करी। ओके, देन प्रेशर ग्रुप्स कैसे जो थ्रेट हैं या फिर नेसेसरी हैं डेमोक्रेसी के लिए, इलस्ट्रेशन से समझा दो, और कि थर्ड फेस ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं इनको, है ना, और कैसे जो जनता की बात पहुंचाते हैं सरकार तक, एट द सेम टाइम पावर की कोई भूख नहीं होती, इनके टाइप भी बता सकते हो, मूवमेंट्स बता सकते हो, और इनके पर्टिकुलरली आप ही बता सकते हो कि क्या क्या बदलाव लेकर आए हैं, RTI वो एटसेट्रा लेकर आए थे, इवन कि एट टाइम निर्भया के केस में भी लेकर आए थे। ये एक, जैसे ये पेज नंबर भी यहाँ कहीं लिखा होगा, ये देखो ये लिखा हुआ पेज नंबर, है ना, तो एक पेज है जैसे थर्ड सेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं जैसे अभी मेंस का बैच था, मैंने बच्चों को बताया था, सिविल सोसाइटी आ जाए, मीडिया आ जाए, प्रेशर ग्रुप आ जाए, थर्ड पिलर, सर वो थर्ड सेक्टर है कि एक है सरकार, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा कौन है, जो भी सवाल ने पूछा, प्रेशर ग्रुप पूछे सर थर्ड सेक्टर, मीडिया पूछे सर थर्ड सेक्टर, सिविल सोसाइटी सर थर्ड सेक्टर, सभी थर्ड सेक्टर ही होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रेशर ग्रुप्स देखें आपकी क्या क्या पार्टीज के लिए काम करते हैं, देश के सोसाइटी के लिए काम करते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी है ना, बेसिक सा ही टॉपिक है, इस पर हर बार सवाल आता है। इनफैक्ट यहाँ पर नहीं रुकता ये GS2 में भी नजर आता है, GS2, एंड कई बार सोशल इश्यूज पेपर 1 में, GS1 में भी नजर आता है, आंसर कर सकते हो। हाइपोथेसिस सिंपल सा ही है, इसके इवैल्यूएट कीजिए सिग्निफिकेंस इन सोशल रिसर्च, और रिसर्च को डिज़ाइन को गाइड करता है, वेरिएबल्स को डिसाइड कराने में हेल्प करता है, स्कोप को लिमिट करता है, साइंटिफिक बना देता है, और हमें आइडिया होता है कि हमें क्या करना है। एट द सेम टाइम हम कई बार ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को, वेरिएबल्स को गलत सोच सकते हैं, ऑपरेशनलाइज करना मुश्किल है, कई बार ऐसे हम हाइपोथेसाइज कर देते हैं जहाँ पे उन चीज़ों को जाकर देख पाना, पार्टिसिपेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कन्फर्मेशन बायस दिखाता है कि मुझे लगता है ऐसा, तो उसी के हिसाब से मैं डेटा ढूंढता रहता हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें हाइपोथेसिस पर देखिए, ये पेज नंबर लगा हुआ है हमारे, जो आपको जो वीडियो में भी दिख जाएगा ये वाला, है ना, स्टैंडर्ड ही है ये क्वेश्चंस। अगर देखो पढ़ लिख कर जाओगे तो आसान लगेगा, नहीं पढ़ लिख के जाओगे लगेगा सर क्या ही बोल रहे हो, सर को समझ नहीं आ रहा। गेटिंग इट? सिर्फ और सिर्फ एक चीज की गेम है पूरा का पूरा यूपीएससी, वो है, हिंदी में लिख दूं क्या, पढ़ाई। अगर पढ़ लोगे, एफर्ट कर लोगे, रील्स ये वो एटसेट्रा करो, स्क्रॉल जब उसका वक्त है, लेकिन जब पढ़ने का वक्त है ना, 2 आवर्स कम से कम जो ऑप्शनल को दो, एक ये वाला ऑप्शनल हमारा जैसे मान लो सोचो 2 आवर्स जीएस को, 2 करंट अफेयर्स, उसके सिवा उनको रिवाइज ये वो एटसेट्रा करने की आपकी जो श्रद्धा है।
करके करके तो देखो कितना जो दुनिया ज़माने से आगे निकल जाओगे। ओके, देन मैरिज का जो रीसेंट ट्रेंड चल रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कैसे ट्रेडिशनल चीज़ें जो ब्रेक डाउन हो रही हैं, है ना, ट्रेडिशनल जो सिस्टम क्या है उसके बारे में आप बात कर सकते हो। वेरी वेरी कन्वेंशनल अरेंज मैरिजेस, जेंडर रोल्स, एक्सपेक्टेशन, मैं तो इसको सिंपल क्लास में बोलता हूँ बच्चों को कि हक क्या है और रीति रिवाज क्या है। इन दोनों को इमेजिन करते रहोगे ना, लड़का लड़की के हक, माँ बाप के हक, है ना, रीति रिवाज, शादी के बाद तो क्या बूढ़े बुजुर्गों का रोल है नहीं है, मतलब फैमिली मैरिज सब मिला मिला के बात करें तो इवन की वुमेन के क्या यहाँ पे रिचुअल्स हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, कन्यादान यूपी से सवाल पूछ चुका है, कुल वधू पे सवाल पूछ चुका है ना। तो इसीलिए हक और राइट्स दोनों की अगर रिचुअल्स वाला, तो आपका आंसर में ना पॉइंट्स निकल आते हैं। कैसे ये बदल रहा है गिडन्स का पॉइंट्स की सर, कि ना कि अभी तो जो मैरिज है वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट का जो एक इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है, री मैरिज की बात हो रही है। इवन की मैरिज में जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं पर्टिकुलर कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, डबल इनकम नो किड्स फैमिलीज की शुरुआत हो रही है। तो ट्रेडिशनल चीज़ें, क्योंकि शादी तो मानते थे ना, अब शादी हो गई, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा, है ना, पूछ रहे हैं मूवीज़ में दिखा रहे हैं। तो इंडिविजुअल की चॉइस, पेरेंट की चॉइस घट रही है और इंडिविजुअल चॉइस बढ़ रही है, फैमिली छोटी होती जा रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंटरकास्ट बढ़ रही है, लेकिन इंटरफेथ अभी भी कम है, इंटर रिलीजन कम है, लेकिन इंटरकास्ट बढ़ रही है। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स का हम मानते हैं डिवोर्स का रेट थोड़ा सा बढ़ गया है देश में, तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं, मैं आपको सिर्फ टर्म्स ही बता सकता हूँ, बाकी इंप्लीमेंट तो आप ही करोगे। एम्प्टी शेल मैरिजेस, कि पति पत्नी अलग नहीं होते थे, चाहे बात बन रही है नहीं बन रही है वहीं रहेंगे एक छत में, कि अरे नहीं नहीं हम अलग नहीं हो सकते, क्या समाज क्या कहेगा, मुझे बोलेगा डिवोर्स ही है ये तो। एम्प्टी शेल, खोखा, खाली खोखे के जैसे घर में पड़े रहते थे, अभी नहीं होता। अभी अरे नहीं बन रही तो मैं ले रहा हूँ डिवोर्स, है ना, आई एम गेटिंग सेपरेटेड, मुझे नहीं रहना आपके साथ, है ना, समाज कलंक करेगा नहीं करेगा, पीपल आई हैव स्टार्टेड केयरिंग लेस, है ना। ओके, तो ये आप बात कर सकते हैं कि मैरिज वगैरह के बारे में, तो इसीलिए उसी के आसपास ही आप आंसर घुमाइए। बाकी एलीट थियरीज हैं, सिमिलरिटीज बतानी है, मॉस्का, माइकल्स एंड परेटो की, इनके मेन क्रूशियल इश्यूज बताइए। और 4 ही तरह के हम मेजर हम पढ़ते हैं एलीट थियरिस्ट, ये मॉस्का, परेटो, माइकल्स एंड प्राइमरली, है ना, CW मिल्स। पढ़ने को तो हम बर्नहैम भी पढ़ते हैं, पढ़ने को बॉटममोर भी पढ़ते हैं, है ना, पूछने को पूछ ले, नहीं पूछे हम अपने आप बता देंगे, है ना। तो इसीलिए इनके सिमिलर पॉइंट्स हैं कि पर्टिकुलर जो मॉस्का बोलता है कि रूलर्स और जो रूल्ड एलीट, और तीनों ही एलीट थ्योरीज हैं कि एलीट और रूल्ड की मासेस में इंस्टीट्यूशंस और आइडियोलॉजी फैलाकर जो रूल किया जाता है। माइकल कहते हैं कि सर आयरन लॉ है कि ना जितना मर्जी आप कोशिश करो डेमोक्रेसी वगैरह बनाने की, कुछ लोग ही रूल करेंगे, ओलिगार्की, कुछ लोग, है ना, ओलिगार्की रहेगी। परेटो बोलते हैं सर स्किल्ड लोग हैं ये जो एलीट्स हैं, ऐसे नहीं है, अगर एलीट स्किल्ड नहीं होगा तो एलीट चला जाएगा। वो बोलते हैं एलीट को स्किल्ड रहना जरूरी है, उनके जो ओवरऑल जो सिस्टम है अपब्रिंगिंग एक्सेट्रा का पार्ट रहता है। तो इसीलिए बोलता है कि अगर एलीट स्किल्ड नहीं होगा, परेटो बोलता है, तो चला जाएगा। तो इसीलिए वो लाइन्स एंड फॉक्सेस की सर्कुलेशन की बात करते हैं कि अदरवाइज सर जो अनस्किल्ड एलीट को हटा देगा, जो फॉक्सेस मतलब मासेस हटा देंगे। देन माइनॉरिटी डोमिनेट करती है, डेमोक्रेसी में एलीट कंट्रोल रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको कुछ कुछ लोग ही जो रूल करेंगे, है ना। एंड मास इन्फ्लुएंस, ऑर्डिनरी पीपल के पास बहुत कम डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो एलीट की ही गाइडेंस लेते हैं कि हम क्या करें, है ना, खुद बहुत ही कम सोच पाते हैं। बेसिस क्या है मॉस्का का कि इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, माइकल भी आसपास से सोचते हैं कि ऑर्गेनाइज पावर है, ब्यूरोक्रेसी है, इसीलिए जितना मर्जी इवन कम्युनिस्ट सरकारें भी हों वहां पर ही ऑलिगार्की आएगी। परेटो इसलिए बोलते हैं सर स्किल्स, एबिलिटी, वेल्थ, कॉम्पिटेंस के चक्कर में उनके पास ज़्यादा होता है, तो इसी कारण से इवन की ये तो रेजिड्यूज, डेरिवेटिव्स वगैरह की बात भी करते हैं कि कैसे ज़्यादा रहते हैं, और कुछ कुछ फीचर्स ज़्यादा हैं जो एलीट में हैं, इसीलिए वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी लेकर आते हैं रूल करने की, है ना। तो स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं, सेल्फ परपेचुएटिंग हैं, डायनामिक हैं, कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं, कॉम्पिटेंस इसलिए चाहिए एलीट, लेकिन रूल तो रहेगा। चेंज कैसे आएगा, इम्प्लीकेशंस डेमोक्रेसी के लिए, और रॉबर्ट डहाल एंड आर्नोल्ड रोज वगैरह कह सकते हैं सर कोई एलीट रूल भी नहीं है, इवन पार्सन्स भी यूज़ कर सकते हैं आपके सर प्लूरलिस्टिक है, जो इसलिए एलीट रूल्स के जो उल्टा विपरीत क्रिटिसिज्म में भी लिखा गया है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको सिर्फ समझाने में वक्त लगा दिया, लेकिन इससे कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आराम से लेक्चर्स में अवेलेबल होता है। ओके, देन सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और इनफॉर्मल सेक्टर इन डेवलपिंग सोसाइटीज़, है ना, जैसे जो हम देखते हैं करियाने की दुकान में जो भैया जी काम कर रहे हैं, छोटू काम कर रहा है, इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। अब ना ये कीथ हार्ट का नाम यहाँ नहीं लिखा, तो मेरे मानने में कुछ तो अधूरा छोड़ के आया। कीथ हार्ट, है ना, घाना गया था आगरा में, यूके से उतरा, देखा अरे भाई यूके से तो सिमिलर है ही नहीं कुछ, सड़कों पर लोग फड़ी लगा के बेच रहे हैं, ये कौन है, कल क्या मुझे सेम जगह पर फड़ी लगाने का मौका मिलेगा, क्या मैं वहाँ पर सड़क पर बेच सकता हूँ। यूके में तो पक्का पता है दुकान मेरी यही है, लेकिन यहाँ पर तो ये अपनी ठेला लेके खड़ा हुआ, कल इसको ठेले वाले को भी हटा दे, तो एंट्री बैरियर नहीं है, एटसेट्रा, है ना। तो
तो पर्टिकुलरली जब ऑर्गेनाइज नहीं है चीज़ें, फॉर्मलाइज नहीं है, तो वो कुछ वो बताते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की चीज़ें, सोशल मोबिलिटी, बहुत सारे मेजरली माइग्रेंट्स हैं, इसीलिए आप पर्टिकुलरली फ्लेक्सिबिलिटी, अडाप्टेबिलिटी, जब क्योंकि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती फॉर्मल तरीके से, तो इसीलिए पर्टिकुलरली इनफॉर्मल तरीका ही एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है, पॉवर्टी से बचने का तरीका बन जाता है ना, उसकी बात कर सकते हैं, जेंडर को इंक्लूजन मिलती है एंड अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं, ये की जा सकती हैं, है ना। तो इसीलिए लेकिन इसके इश्यूज भी हैं, जॉब इनसिक्योरिटी, लो वेजेस, प्रोडक्टिविटी में कोई जो बढ़ावा नहीं होता, मैं बार बार सिर्फ मैं फूल बेच रहा हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी ना, तो देश की जीडीपी में मैं मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, स्किलफुल जो नहीं हो पाऊंगा, है ना, मैं डिपेंडेंसी ही रह जाएगी मेरी हमेशा बाकी चीज़ों पर। इसीलिए जो कीथ हार्ट के आप फीचर्स बताएंगे, आप ऑटोमेटिकली बता सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड में। ओके, देन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यूनिक है, मल्टीपल तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता है, आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं बाकी साइंसेस के साथ कि सर देखो हिस्ट्री वो एक्सेट्रा से कैसे सोशो यूनिक है ना, मल्टीपल तरह की चीज़ों का मिक्सचर। एक भी कि सर स्कोप जो है सोशियोलॉजी का वो वेरियस लोगों ने वेरियस टाइम्स पे अलग अलग तरह से अलग अलग सिचुएशंस में देखा, वहां पर और साइंसेज एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो वेरियस जो जगहों पर लोगों ने अलग अलग तरह से देखा, कैसे मार्क्स ने कुछ जो एस्पेक्ट लिया, मान लो कभी डालना चाहते हो डरखाइम ने क्या एस्पेक्ट लिया, स्पेंसर ने क्या सोचा होगा, यूएस में क्या देखा होगा, अलग अलग सिचुएशनल जगहों पर। लेकिन आप सिर्फ ना, मैं चाहता हूं बताना कि सिर्फ यूनिकनेस को मत यहाँ पे बढ़ाई करके आना, सिर्फ बोलना इतना भी यूनिक नहीं है, बहुत कुछ तो बोरोड है, जैसे जैसे एंथ्रोपोलॉजी से, है ना, जैसे कि बहुत सारा चीज़ फिलोसफी से, बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री से, है ना, बोरोड है, तो इसलिए कुछ कुछ यस तारीफ के शब्द, कुछ कुछ नॉट सो तारीफ के शब्द, गेटिंग इट, तो आंसर बड़ा बैलेंस बन जाता है। लेकिन आजकल तो हम बोले कि बहुत ही चीज़ें पर्पजिव हो गई है, पर्पस जो होता है उसके हिसाब से सोशो काम करती है, तो इसलिए बहुत इंटरडिपेंडेंस हो गई है ना, तो इसलिए मल्टीपल तरह से आप इसको जो स्कोप बड़ा है अलग अलग जगहों पे वैसे भी देख सकते हैं, और जो वेरियस जो सब्जेक्ट से भी उठा के बोरो कर सकते हैं, बढ़िया आंसर बना सकते हो अपना यूनिक आंसर सोशियोलॉजी की यूनिकनेस पर। ओके, देन स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे जो जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में स्टेटस को प्रमोट करता है कि हाँ सर सब कुछ सही तो चल रहा है, वो भी बताता रहता है, तो इसलिए आप इसमें डेविस मूर, पार्सन्स की थियरी और इवन ट्यूमिन का क्रिटिसिज्म डाल के आंसर को बढ़िया बता सकते हैं कि लेजिटिमाइज होता रहता है बार बार कि टैलेंट, जो तरीका टैलेंट निकालने का है वो सही तो है, मेरिट चल रहा है वो सही तो है, आप इसमें ट्रैप ऑफ मेरिटोक्रेसी और इवन ट्यूमिन, है ना, ये सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि कैसे ये सही शायद इतना सही नहीं भी चल रहा, तो सोशल ऑर्डर में स्टेबिलिटी होती है। ऑटोमेटिकली पार्सन्स खुद कहते हैं कि जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, अगर कोई बढ़िया काम नहीं कर रहा है हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, कंसेंसस होता है, ऐसे ही कंसेंसस है कि यही सिस्टम जो सही चल रहा है, और अगर ये सिस्टम सही नहीं चलेगा तो ऑटोमेटिकली लोग सिस्टम बदल देंगे, तो ये सिस्टम सही तो होगा, है ना, तो इसीलिए बहुत ही जो इनइक्वालिटी को परपेचुएट कर देता है, जो सिस्टम के बाहर है वो कभी आके सिस्टम में बढ़िया काम नहीं कर पाता, है ना, ट्यूमिन का आप डाल सकते हैं, एंड इनफैक्ट आई वुड हाईली रिकमेंड कि यहाँ पर आप जो जो बदलाव की बात करने वाले, इवन की कॉन्फ्लिक्ट वाले जो लोग हैं उनके बारे में बात भी कर सकते हैं कि चीज़ें बदलती हैं। ओके, ठीक है, तो बदलने की बात यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो ये स्टैंडर्ड सा हमारा है ना, जो फंक्शनलिस्ट वर्सेस जो कॉन्फ्लिक्ट की जो लड़ाई है इंक्लूडिंग ट्यूमेन की, उसको लिख सकते हैं कि फॉर्मल वर्क स्पेसिस हैं ये फ्री ऑफ जेंडर बायस, अरे ऑफ कोर्स सर नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे पूरा प्लेग्राउंड ओपन, जो आप इतना पढ़ लिख के जाते हैं, मटर्निटी लीव तक की बात भी कर सकते हैं कि सर जेंडर बायस में लड़की के बारे में अगर हम बात करते हैं, उसको एम्पावर करने के लिए मैटर्निटी लीव, मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, है ना, बाकी पॉइंट्स तो यही हैं, तो उसमें भी एम्प्लॉयर उसको एक मुद्दा बना सकता है कि अरे मेरे को लड़की नहीं रखनी क्योंकि मुझे 3 महीने की पेड छुट्टी देनी पड़ेगी, है ना, मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, तो हम बोलते हैं इसलिए पैटर्निटी लीव ले आओ भाई, है ना, पापा को भी देनी पड़ेगी, इक्वालिटी इस तरह से भी रिस्टोर की जा सकती है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, है ना, तो जेंडर बायस रहते हैं, पे में रहता है, रिक्रूटमेंट में रहता है, सेग्रीगेशन, रिवॉर्ड, लाइफ का जो ओवरऑल कैसे प्रोग्रेशन होगी, ग्लास सीलिंग रहती है कि लड़कियों में हम देखें तो ग्लास सीलिंग ऊपर नहीं उठ पा रही, लड़कों में ऐसा लगता है कि ग्लास एलिवेटर है कि अपने आप ही ऊपर चले जा रहे हैं लड़के, है ना, तो कल्चर ऑफ सेफ्टी का, इंटरसेक्शनैलिटी, कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन सब मिल जाता है। ओके, एंड बाकी बहुत सारे जो हमारे पास इवन की जो पॉलिसीज़ भी रहती हैं, हमारे थिंकर्स की बात भी कर सकते हैं, जो कि इसको बोलते हैं कि जेंडर बायस का होना बहुत ही रियल है, इस पर बहुत कंटेंट है, बहुत ज़्यादा अखबार भरे पड़े हैं, हमारा जैसे करंट अफेयर्स के मॉड्यूल में भी हमने सवाल कवर किया हुआ है, तो बस मैं आपको ये चाहता हूँ बताना कि पर्टिकुलरली ऐसे सवाल आप पढ़ते लिखते रहेंगे, बढ़िया आंसर बनाएंगे। वेबर का वर्स्ट है इन कैसे समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी डिबेट, है ना, एड्रेस कैसे करता है, वेबर ने ब्रिज कैसे काम किया, कैसे वो
जो बात करना चाहते हैं कि माइक्रो अंडरस्टैंडिंग भी लेके चलें, एट द सेम टाइम सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग भी लेके चलें, लेकिन ऑब्जेक्टिव रियलिटी लेकर आए। तरीका बताता हूँ कैसे सेम वेवलेंथ पर आ जाओ, है ना, और सेम वेवलेंथ पे आ जाओगे, उसके बारे में जान पाओगे, लेकिन एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है ना। तो इसलिए वर्स्टेहेन को एक्सप्लेन कर दोगे जब आप कि मैं समझ आपके लेवल पे रहा हूँ लेकिन मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी कि आई एम डूइंग इट ऑब्जेक्टिवली बट आई एम ट्राइंग टू एनालाइज व्हाट आर यू थिंकिंग, है ना। सेम वेवलेंथ पर आ जाना, सेम तरह के इन्वायरमेंट को, कॉन्स्ट्रेंट्स को रिक्रिएट करना। वर्स्टेहेन के जो 3 पॉइंट्स हैं उसको हम वापस बताते हैं, आइडियल टाइप की क्रिएशन। तो इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट, ये वो सब कुछ, ये सब ऑब्जेक्टिविटी लाने वाली चीज़ें हैं, थ्योराइज करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ, थ्योरी बनाना चाहता हूँ, लेकिन आपके लेवल पर आकर, है ना, यूनिक हो आप आपके लेवल पर आकर। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी डिबेट को ये अंडरस्टैंड करने की बात करता है, लेकिन इज इट इवन अ मेथड हाउ टू डिसाइड द मेजरिंग रॉड, हाउ टू इवन असर्टन, क्या पता मैं कुछ और समझूं, दूसरा रिसर्चर कुछ और समझे, है ना। तो इसीलिए ये जो चीज़ों की लिमिटेबिलिटी कि हम कितना इसको और लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसका स्केल एक्सेट्रा की जो पॉजिटिविस्ट चाहते हैं कि स्केल बने, ग्रैंड थ्योरी बने, वैसा शायद मुश्किल हो जाता है। ओके, एजुकेशन और स्किल कैसे एजेंट ऑफ सोशल चेंज हो सकते हैं। अगेन ये कन्वेंशनल टॉपिक, आप इसको अनगिनत बार प्रिपेयर करते हो, चैप्टर 10 में भी देखते हैं, पेपर 2 में भी देखते हैं, है ना, जो बढ़िया लगे। फॉर्मल लर्निंग एजुकेशन कैसे सीखती है, स्किल के बाद रीस्किलिंग की बात भी हम करते हैं अभी, तो है ना। तो कैसे हमारे सोशोलॉजिकल अगर बात करें कि हमारे सोशलाइजिंग और जो कोहेजन को लेकर आती है और हमें बदलाव लाने के प्रति हमारा एटीट्यूड बिल्ड करती है कि हमें चीज़ों को बदलना चाहिए। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात भी कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बच्चों को सिखाया गया तो बच्चों ने बदलना शुरू किया, जाते जाते लाइट ऑफ कर देते हैं, क्लाइमेट सेंट्रिक होते जाते हैं, है ना। ह्यूमन कैपिटल, लिटरेसी और लाइफ चांसेस, वेबर का शब्द यूज़ करो कि अगर लोग पढ़ लिख लेते हैं, स्किल ले लेते हैं, तो भी वो फॉर्मल लेबर में, ऑर्गेनाइज्ड लेबर में आना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी राइट्स बढ़ते हैं एंड दे कैन इन्वेस्ट बेटर इन देयर किड्स फ्यूचर, जनरेशंस एक्सेल करना शुरू करती हैं, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस आता है ना। गेटिंग इट पॉइंट बहुत होते हैं हमारे पास। एम्पावर, इवन जेंडर की बात कर सकते हो, राइट्स की बात हो सकती है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, ओपन प्लेग्राउंड है आपके पास, ओपन प्लेग्राउंड। इतना कुछ पढ़ लेते हैं हम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए लेकिन इसके जो लिमिटेशन भी हैं कि पर्टिकुलरली कि किसी की बात ही मेरिट कहीं पे घूमती रहती है, स्किल हर बंदे की बात नहीं है, पता ही नहीं कौन सा स्किल लूँ, है ना, पता ही नहीं कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूँ। मैं तो जो अजीब अजीब पेड फेक रिव्यूज देखकर गलत जगह चला गया सर, अब क्या करूँ, है ना। तो इसीलिए ये तो है ना, लेकिन किसी का कोई जान पहचान का था, नोन था, टॉपर की बात सुन ली ढंग से, वो कह रहा स्लीपी का कोर्स ज्वाइन करो। ओके, थोड़ा सॉरी वैसे, है ना, लेकिन आप बात समझ रहे हो क्या कि इसीलिए कि मुझे पता ही नहीं मैं राइट चीज़ करूं क्या, मुझे पता ही नहीं कौन सा कदम उठाऊं। तो ये चीज़ों के बारे में बात कहाँ होगी, किस पे मैं विश्वास करूं। मॉडर्न वर्ल्ड में ना आप बोल रहे हैं कि सर फेक भी तो है बहुत कुछ, मैं आपको इसे चाहता हूं कि ना डिजिटल आइडेंटिटीज़, डिजिटल रियलिटीज़, डिजिटल स्किलिंग, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं एंड ट्रेंड्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली। एआई पढ़ लो, एआई थोड़ा अब आगे बढ़ना शुरू हो गया, निकल गया, कुछ और आ गया, है ना। तो इसीलिए क्या पढ़ूं सर, मिसमैच बहुत जल्दी हो जाता है। कॉलेजेस वगैरह में अभी भी पुरानी जो वो गाड़ियां ठीक करना सिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, क्या करें, है ना। तो इसीलिए ये जरूरी है कि क्या इंडस्ट्री एकेडमी इंटरेक्शन है ना। तो ओवरऑल ही आपके पास बहुत पॉइंट होते हैं। लड़कियों का क्या होगा, लड़कियों को कोई सिखा रहा है, स्टेम में भर्ती हो रही है, स्टेम में जॉब्स मिल रही है ना। तो ये सब चीज़ें, तो इसीलिए इवन केस स्टडी की कैसे बदलाव ला सकता है जो ग्राउंड पे, टिलोनिया की केस स्टडी भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। साइंस की बात, इस पे मैं बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा। साइंस, सोशोलॉजी, ये बिल्कुल बेसिक है, इस पे हमने कीवर्ड, रट्टा, ये वो एक्सेट्रा कितना कुछ लगाया हुआ है, अनगिनत कंटेंट है हमारे पास। ये देखो, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का लेक्चर है सिर्फ, हरारी से शुरू होगा और ये लेक्चर में लेवल बढ़ता है, ये शुरू में आपके जो कोर्स में आ जाता है। और इसमें बच्चे बड़ा चिक चिक करते हैं, अरे अरे सर इतना हाई फाई, पूछता भी है क्या यूपीएससी? हाँ पूछता है, यस। तो ओके, देन जेंडर बेस्ड डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करो, है ना, ये हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस है, टॉपिक भी लिखा पड़ा है साक्षात, है ना। तो इस बार टॉपिक से उठा के जो सवाल पूछे गए हैं, अच्छे एप्लीकेशन है। तो विमेन की फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन को लेकर आपसे जो पूछा गया कि कोई बदलाव आ भी रहा है कि नहीं, आपने हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना है। तो जेंडर बेस्ड डीओएल के बारे में बात कर सकते हैं कि घर के भीतर का काम, घर के बाहर का काम के डिवीजन, पेड अनपेड और की डिवीजन, रिस्पेक्ट नॉट रिस्पेक्ट की डिवीजन, स्किल के कम और ज़्यादा की डिवीजन, है ना, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में चांसेस की डिवीजन, और कंस्ट्रक्शन वर्कर में जो ज़्यादा कौन दिखेगा, चाहे मैन एट वर्क लिखा है लेकिन विमेन है ना। 4-5 चीज़ें आप लिख के बता सकते हो। और पर्टिकुलरली जो जेंडर बायस को रिड्यूस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी जो रिड्यूस करने की बात हो जाती है, फॉर्मलाइजेशन की बात हो जाती है, एजुकेशन एक्सेसिबल हो गई है, ऑनलाइन लोग पढ़ पाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो ये पार्ट है ना, ये वाला कि
क्या जैसे अभी बदलाव आ रहा है, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन बदलाव आ रहा है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन बहुत स्लो बदलाव है। आपने सिर्फ ये बताना है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का, उनके जो डबल बर्डन का, आपने ये बताना है कि पैसे कम मिलने का बदलाव है, आपने बताना है पिंक कॉलराइजेशन हो रही है, हो रहा है बदलाव आ रहा है, लेकिन जॉब्स मिल रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, है ना। वो डबल एक्सप्लॉयटेशन और लेबर मार्केट में किस तरह से विमेन को रिजर्व फोर्स के जैसे यूज कर रहे हैं कि कम सैलरी मिलेगी, है ना, ये हो रहा है। शुलामित फायरस्टोन एटसेट्रा के जो पॉइंट्स हैं कि एसडीओएल किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है ना, ये एक लेक्चर में से बॉर्डर्ड है, मैं उससे बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी क्या बदलाव लेकर आ रही है इसके बारे में, सोशल सर्टिफिकेशन में करुणा अहमद का जो पॉइंट्स हैं, सदियों पुराने पॉइंट्स हैं, आज भी एप्लीकेबल है। मैं आपको सिर्फ यही चाहता हूँ बताना कि सोशो की ब्यूटी है और कैसे जेंडर पे गैप एग्जिस्ट करता है, करंट अफेयर्स में गिवन है, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हमने, ओपन प्ले ग्राउंड है। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स होंगे, 1000 के आसपास आपने पेजेस पढ़े होंगे, शॉर्ट नोट्स बना दिए होंगे तो 100 के आसपास आ जाएंगे। इनको आप कितनी बार लिखने की प्रैक्टिस करते हो, दैट इज द ओनली चैलेंज। ढंग से नोट्स को, लेक्चर्स को इंटरनलाइज करो। सीड्स की मैंने बात इसीलिए बताई थी, इट टेक्स टाइम फॉर सीड्स टू सेटल डाउन। ऊपर डस्ट, मिट्टी की लेयर जमती है, आप नीचे सीड लेकिन काम कर रहा होता है, धीरे 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 उपजता है उसमें से पौधा। यही होता है आइडियाज के साथ। आज पढ़ोगे, सुनोगे लेक्चर, कल सब कुछ क्लैरिटी नहीं। लेट द आइडियाज गो डीप, रीविजिट दोज लेक्चर्स, अगेन विजिट दोज लेक्चर, राइट आंसर्स, शॉर्टन योर नोट्स, निकलेगा रैंक, निकलता आया है, निकलेगा रैंक। मैं आपको इससे चाहता हूं बताना, यूट्यूब के वीडियोस उस पर तो सिग्निफिकेंट आपको दिखेगा, बदलाव दिखेगा पेड मॉड्यूल्स में हमारे, लेकिन घबरा शर्मा के छोड़ सकते हो, छोड़ना मत। अगर सीरियस हो रैंक के लिए, छोड़ना मत, काम करना है। तो अब सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स आपने बतानी है, असेस करनी है डिजिटल एरा में। तो सोशल मूवमेंट चलती हैं डिजिटल एरा में अलग अलग तरह की। आप इसमें मेरे मानने में एंथनी गिडेंस का पर्सपेक्टिव है, 4 तरह की सोशल मूवमेंट्स रहती हैं मॉडर्न ज़माने में। उन चारों सोशल मूवमेंट्स को आप डिजिटल एरा में चला दीजिए। सर्वेलांस के खिलाफ, वॉर्स के खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ, इंडस्ट्रियलिज्म के खिलाफ, है ना। 4 तरह की मूवमेंट्स हैं, तो उन चारों मूवमेंट्स को आप बता दीजिए डिजिटल फॉर्मेट में कैसे चल रहे हैं। एनवायरनमेंट, पीस, है ना, और जो ओवरऑल लिबर्टी की मूवमेंट्स एंड क्लाइमेट चेंज वाली मूवमेंट्स हैं, कैसे ऑनलाइन चलती हैं, कैसे आपकी जो आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। कई बार कॉन्ट्राडिक्ट भी हो जाता है कि हमें प्लानट बचाना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाओ, अरे लेकिन मैं तो एंटी कैपिटलिस्ट भी हूँ, कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है ना। तो इसीलिए आप इसके बारे में बात कर सकते हैं कि जो यहाँ पर जो सवाल है हमारे पास कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि अभी और एट द सेम टाइम कि सिर्फ क्लिकटिविज्म तक ना रह जाए, सिर्फ क्लिक कर देता हूँ मैं, है ना, कि सोशल मूवमेंट कि हाँ यस ये वाला जो लड़की के साथ अन्याय हुआ बस क्लिक कर दिया, उसके बाद अगले मूवमेंट में फिर से चला गया आइटम नंबर देखने, एक गाना जहाँ पे लड़की को कमोडिटी के जैसे प्रेजेंट किया था। अरे भाई ये क्या बात बनी, वहाँ पर तो आप लड़कियों की आज़ादी की बात करें, लड़कियों की इज्जत होनी चाहिए, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिवली जो ऑब्जेक्ट के जैसे एक आइटम के जैसे आइटम नंबर देख रहे हो लड़की वहाँ पे, क्योंकि जो उसको दिखाया इस तरह से गया कि लोग इससे आकर्षित हो जाएं, इसके ना जो पर्टिकुलरली कम कपड़े देखकर उस तरह से, है ना, ऑब्जेक्ट के जैसे दिखाया जा रहा है, लड़की को यूज किया जा रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता हम करें तो करें क्या, है ना, हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि दोनों चीजें पैरेलल ही चल रही हैं। तो ओके, है ना, तो इसीलिए मैं आपको बस चाहता हूं कि ना आंसर्स में मेच्योरिटी दिखनी चाहिए। मी टू मूवमेंट, ये है ना, गेन ग्राउंड, क्लाइमेट, ब्लैक लाइव्स मैटर, इंडियन फार्मर की मूवमेंट, प्रैक्टिकल आंसर्स हैं आपके सामने, कि सिर्फ और सिर्फ एट द सेम टाइम डिजिटल डिवाइड भी तो है। और कई बार जो, एक बात बताओ कि जैसे बोलते हैं बाहरी शक्तियों का हाथ है हमारे खिलाफ, सरकार बोलती है मूवमेंट चल रही है, ट्रू भी तो हो सकता है ना, ट्रू भी तो हो सकता है कि कैसे पता कि बाहर वाले लोग हमें फॉर्मेंट नहीं कर रहे कि भड़को अपनी सरकार के खिलाफ, हमें नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए सर्वेलांस, कंट्रोल और ये वो सब चीज़ें कि कैसे सिर्फ और सिर्फ जो मिसक्रिएंट्स इसको यूज़ नहीं करना चाहते, और रिसोर्स की एसिमेट्री और लीडर का जो पर्टिकुलर जो फ्रेजिलिटी, हमें इनके बारे में बात कर सकते हैं आप डिजिटल एरा के मूवमेंट्स। और पर्टिकुलरली जो इस पर तो बहुत आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ये भी अगेन करंट अफेयर्स में से एक जो चीज़ हम बता सकते हैं कि कैसे हमारे देश में मूवमेंट चलती हैं। वही जैसे देख रहे हो ना, जैसे डिजिटल लिबर्टीज़ की मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, ये सवाल पेपर में दिख जाते हैं। तो बहुत सारे करंट अफेयर्स नहीं होते, मैं आपको चाहता हूँ बताना। स्टैटिक है, स्टेबल पेपर है हमारा एक, इसमें करंट अफेयर्स का तड़का डलता रहेगा, नंबर निकालते रहो।
एफर्ट लगेगा, बिना मेहनत के नहीं होने वाला। कि आप कहेंगे सर अब ना, जैसे ना लोगों के साथ पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सी चीज़ है, ऑब्जर्व करना आप, सिंपल सी चीज़। लोगों को लगता है ना कि मैं अगर बहुत ये लिखा हुआ है हेल्दी वाला प्रोटीन बार ले आया, सर मैंने प्रोटीन का ना मैंने ये वाला बार ले लिया, ये था 200 रुपये का है सिर्फ छोटा सा, इसको खाऊंगा इसमें प्रोटीन है ना, और बढ़िया सर मैंने ना जिम की मेंबरशिप के पैसे दे दिए, अब मैं हेल्दी हो जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्चने मात्र से अगर लोग हेल्दी हो जाते, पूरा पूरा अमीर समाज कभी मरता ही ना, है ना। आप बात समझ रहे हो? ये जिम में जाना पड़ेगा भाई, कौन जा रहा है? ये हेल्दी बार बार खा सकते हो क्या? अरे अरे सर इतना बेकार टेस्ट है सर, गोलगप्पे खा के मोमोज खा के बड़ा मजा आ रहा है, वही खाऊंगा। तो गेटिंग इट कि करना बार बार, जो इंसान जो किसी टारगेट के प्रति चला हुआ है, अगर उसके प्रति रिपीटेडली अगर उसको फॉलो करता है तो ही कहीं पहुंच पाता है। और वास्ट मेजॉरिटी झड़ जाएगी रास्ते में, नहीं कर पाएगी। कोर्स भी ले लेंगे बच्चे, नहीं कर पाएंगे। मैं आपको चाहता हूं बताना, जो कर पाएगा प्री निकालेगा, जीएस के बाद मेंस लिखेगा, और अपना जो ऑप्शनल और अपने जीएस के और एसए के पेपर बढ़िया लिख देगा, निकालेगा। रिपीटेडली करोगे तो कुछ पा जाओगे, बीच में झड़ गए तो क्या ही करे यार, है ना। पत्ते झड़ते हैं, कितने दिन आते हैं जाते हैं। ओके, सैम्पलिंग के बारे में सोशल रिसर्च, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैम्पलिंग, इनके एडवांटेजेस, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक। 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का एफर्ट होता है लेक्चर में, एंड है ना, बिल्कुल लाइन से लगा पड़ा है। तो मार्क्स, वेबर एंड डर्कहाइम, ये थोड़ा दुखती रग पे एक हाथ रखा गया। जब मेरा आखिरी अटेम्प्ट था 2016 में, तो मार्क्स जो वहाँ पे पेपर में लिखा हुआ था, मैक्स वेबर वर्सेस डर्कहाइम, बता दीजिए आप रिलीजन को कंपेयर कर दीजिए, है ना। मैक्स वेबर हमारे सिलेबस में है, रिलीजन डर्कहाइम सिलेबस में है। मुझे पता नहीं क्यों मार्क्स दिख गया, मैंने मार्क्स और डर्कहाइम कंपेयर। मार्क्स का रिलीजन की थ्योरी हमारे सिलेबस में सच लिखी नहीं हुई, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने तो अपने जो शौक में मैंने तो रिसर्च की हुई है, पीएचडी कर दीजिए, मैंने तो मार्क्स वर्सेस डर्कहाइम लिख दिया, जबकि पूछा मैक्स वेबर वर्सेस डर्कहाइम था, और कट गया। और सिर्फ 3 या 4 नहीं, 2 नंबर से, पता नहीं शायद मेरा पेपर नहीं जो फाइनल नहीं हुआ था। तो आज तक याद आता है कि अरे भाई मार्क्स और मैक्स में कैसे जो वहां पे सिलेक्शन रह गया। चलिए, है ना। आज लेकिन यूपीएससी ने ये पूरा कर दिया भाई, मार्क्स भी है, मैक्स भी है, डर्कहाइम भी है, तीनों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन आप बताइए। तो कोई हम इसको क्लास में पढ़ते हैं, इस पर तो मैंने रील्स मीम्स भी बनाए हुए हैं ना, सिंप्लीफाइड चैनल जो, उस पर मैंने मीम्स भी बना कर डाले हैं मार्क्स पे, क्योंकि दुखती रह गया ना वो वाली। तो इसीलिए कि कैसे जो मार्क्स किस तरह से देखता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से, डर्कहाइम फंक्शनलिस्ट, एंड जो वेबर थोड़ा सा इंटरप्रेटिव एस्पेक्ट से, चेंज ओरिएंटेड की चेंज की कॉन्फ्लिक्ट तो है थोड़ा सा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है वो जो चेंज लेकर आता है। यहाँ मार्क्स बोलता है कि सर कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन चेंज को रेजिस्ट करवाता है, लेकिन वेबर बोलता है सर चेंज लेकर आता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, है ना। तो मैकेनिज्म, इमांसिपेशन की बात वो कह रहा है, इमांसिपेशन नहीं, वो तो डर्कहाइम कह रहा है सर वो तो सॉलिडारिटी चाहता है लेके आना। तो इसीलिए पर्टिकुलरली आप इनकी जो जहाँ पे कुछ मैच होते हैं, कोर आइडिया बताइए, जहाँ कुछ मैच होता दिखता है बताइए, जहाँ कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं वो बताइए। एंड आई गेस कि इस तरह से जो इवन नियो मार्क्सिस्ट है, नियो मार्क्सिस्ट बोलते हैं सर नहीं सर रिलीजन बदलाव लेके आता कई बार, ऑटो मडूरो, मैंने पहले बताया, कोट करो, है ना। तो डर्कहाइम पर काउंटर भी लिखो कि सर नहीं हर बार रिलीजन जोड़ के नहीं रखता, सर मर्टन ने बोला रिलीजन डिसफंक्शनल होकर राइट्स भी कराता है ना। काउंटर भी बताओ। प्रोटेस्टेंट एथिक्स, सर जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह जो रिलीजन के कारण ही बदलाव हुआ हो, क्या पता कैपिटलिज्म ने प्रोटेस्टेंटिज्म को बदलाव, है ना। ऐसे बहुत सारे हम जो क्रिटिसिज्म में 2-3 पढ़ लेते हैं जब वेबर पढ़ते हैं। तो इसीलिए आप सिमिलैरिटीज, पहले कोर आइडिया, सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी एंड काउंटर भी दे के चलो, लेकिन अदरवाइज यस सर आप कंक्लूजन में बताओ। 20 नंबर का सवाल है ना कि सर किस तरह से हमारी थ्योरी और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन को बहुत जो एक्सपैंड कर दिया इन तीनों भाइयों ने, तीन भाई तीनों तो भाई, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, हमने जो इस पे कोई ऐसे चमत्कारी बात भी नहीं है। देन नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, सूटेबल एग्जांपल्स, अनगिनत चीज़ें, साइंस कहाँ अलग, जो रिलीजन अलग, ओवरलैप भी करते हैं। रिलीजन तो बहुत बार साइंस की हेल्प ले लेता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन बहुत से सवाल हैं ऐसे अभी भी साइंस आंसर नहीं कर पाता, रिलीजन जिंदा रहेगा, रिवाइवलिज्म भी हो रहा है, इवन की फंडामेंटलिज्म तक पहुंच जाता है। ये साइंटिफिक वर्ल्ड ही है, क्या हम अब पोस्ट सेकुलर एरा में जा रहे हैं, है ना। दैट क्वेश्चन रिमेन्स टू बी आंसर्ड। तो इसीलिए सेकुलराइजेशन की डिबेट है जो, उस पर बात भी कर सकते हैं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं आप, वो 3 गोला लगाकर आराम से बता सकते हैं सर क्या समझता हूँ मैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी में यूएनडीपी के जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बताना, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है क्योंकि जीएस का जो एस्पेक्ट लाना पड़ता है। अब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपकी पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट्स, जहाँ पे तीनों मैच करेंगे वही जगह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
और कि लोग भी चलें, प्लैनेट भी चले, प्रॉफिट्स भी चलें, कंपनियां भी काम करें, जनरेशन तक रहे वो, है ना। तो कैसे किया जा सकता है, पेपर 2 में बात करते हैं इंटर जनरेशनल, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी की बात, प्रिंसिपल्स की बात, इवन की एट टाइम्स हम वो बात भी करते हैं कि कंट्रीज़ में पॉवर्टी मिटे, इंडस्ट्री, इनोवेशन, एंड इवन की जो पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट इस तरह से रहनी चाहिए कि वाटर, एयर, लैंड सब कुछ है जो बढ़िया रहे, हेल्थ बढ़िया रहे, हंगर इंप्रूव हो, कि अदरवाइज आज हमने फर्टिलाइजर डाल के सब निकाल लिया, कल क्या होगा। तो इस पे एग्जांपल जो जीआर में हमने जो बात की है, बदलाव करने की बात की है, जो न्यू जीआर होगा, सस्टेनेबल जीआर, ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, जो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, है ना। एंड इनफैक्ट पार्टनरशिप पे पक्का फोकस करना। 17 पहले 17 नंबर पॉइंट था, इसको ट्रैक नहीं करते थे, सरकारें अब ट्रैक करती हैं कि पार्टनरशिप्स की एक कंट्री ने अगर कुछ बढ़िया कर लिया, दूसरी कंट्री से वो शेयर कर रहा है, डेटा टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, तो बढ़िया कि अरे भाई प्लानट तो सब ये कॉमन है ना, कि अगर यूएसए ने रिजॉल्व कर लिया कि भाई धुआं नहीं होगा, मान लो जो गाड़ियों से, क्या इंडिया के साथ शेयर करेगा? इंडिया मान लो फिर धुआं कर रहा है, चाइना धुआं कर रहा है, फिर क्या फायदा, पहुंच तो यूएसए में जाएगा, बर्फ जो पोलर कैप्स तो पिघली जाएंगी, तो इसलिए शेयर कर रहे हो क्या आप, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट हो जाता है, ओके, है ना। तो बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट धनागरी जी का ही पेपर 2 में पढ़ते हैं, बिल्कुल लास्ट C7 में, तो इसको आप ग्रोथ विद जस्टिस के साथ भी जोड़ सकते हैं। वही उनके एस्पेक्ट हैं कि कैसे क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या इसके सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। ओके, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGO, SHGs होते हैं, कैसे ग्रास रूट लेवल पे बदलाव लाते हैं। सवाल बिल्कुल सरल, इतना सरल कि ये आपको मैं चाहता हूँ बताना, आपको GS2 में सोशल इश्यूज में काम करता है, और कि कैसे हमारे सिविल सोसाइटी हमारी हेल्प करती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू चलाइए, और NGOs कैसे दुनिया बदल सकती हैं, ये वाली चीज़। हमारे पास जो जैन आर्ट शोल्ट आपको लिखा हुआ है, मैंने बच्चों को हर बार मेंस के पहले बोला रट के जाओ, टचवुड गॉड हैज़ बिन काइंड, कि आज तक हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। जैन आर्ट शॉल्ट के पॉइंट हैं, हम उसको लिख लेते हैं, और कि डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथन होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ वो हमें फ़ायदा मिलता है। देन थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल, लेकिन LGBTQ पढ़ते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ क्यू की बात पढ़ी थी, है ना। तो कि क्या क्वियर रिलेशन जो किनशिप मतलब परिवार रहेगा, है ना, क्वियर परिवार रहेगा, वो ट्रेडिशनल किनशिप सिस्टम को कैसे है, हमने पहले भी पढ़ा ट्रेडिशनल मैरिज कैसे जा रही है, तो लेकिन किनशिप की जो परिवार है, जो रिश्तेदारी है, कैसे बदलेगी, इलस्ट्रेशन से आपने समझाना है कि यस ब्लड वाला जो रिलेशन है वो उस पर यस, कि कैसे हम ब्लड रिलेशन को कैसे मानेंगे, क्योंकि अब मोस्टली रिश्ते क्या होंगे, मोहब्बत के, एफिनल, ब्लड रिलेशन शायद ना हो, है ना। एंड देन हेट्रोनॉर्मेटिव, कि पर्टिकुलरली नहीं कि अरे मेल और फीमेल इकट्ठे रहेंगे, ये तो उसको चैलेंज है ना। और कि लीनिएज ओरिएंटेड, कि अरे मेरा खून है, इसी को ही इवन कोर्ट्स वगैरह मानते हैं कि अरे हाँ हाँ भाई DNA टेस्ट किए तो उसका खून है, ये तो एंसेस्टर है, इसको उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा कैसे, इसको ये चैलेंज है ना, बेसिक हमारे जो कल्चरल, कि हिस्सा कैसे मिलेगा, नाम कैसे मिलेगा, परिवार कैसे मानेगा कि अरे मेल फीमेल की शादी होती है, ये कैसे हो रहा है, क्वियर जो शादी कैसे हो रही है, ब्लड रिलेशन नहीं है सर, अब प्यार का रिश्ता है ना। तो इसीलिए ये सब ना बेसिक सी चीज़ें हैं, इसी पे ही बिल्ड होगा हमारा आंसर। हेट्रोनॉर्मेटिविटी, कि प्यार मोहब्बत, बच्चे किस कैसे मानेंगे कि अरे पापा मम्मी तो पापा मम्मी जैसे नहीं दिखते, बट रोल चाहे पापा मम्मी की उन्होंने मान लिया हेट्रोनॉर्मेटिव, लेकिन बट बोथ आर नॉट ऑफ सिमिलर सेक्सेस, है ना, आर नॉट ऑफ डिसिमिलर सेक्सेस। हाउस होल्ड के रोल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, परिवार की बाउंड्रीज क्या है, इनहेरिटेंस है ना, रिचुअल्स, भाषा क्या यूज करेंगे, एग्जाम्पल्स लेके आप इसकी बात कर सकते हैं। IVF, डोनर और चोजन फैमिलीज कौन सी हैं, किसको आगे प्रॉपर्टी जाएगी, कानूनन क्या क्या चीज़ें चलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ओपन क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर भी कोर्ट भी ढूंढता रहता है, हम भी ढूंढते रहेंगे, सोशल वाले भी, है ना। तो इसीलिए जो यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज ये वो एटसेट्रा है ना, ये जो आर्टिकल हैं जो करंट अफेयर्स में कवर करते हैं, उसमें आपको दिखेगा ये जो क्वियर कम्युनिटीज़ कैसे, हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके, बाकी अगेन ये मेरा जो धर्म ड्यूटी है बताना, मैं पढ़ाता हूँ और मेरे कोर्सेज रहते हैं, ये कोर्सेज हम रैपिडली इन चीज़ों को कवर करते हैं। आप वहाँ पर जो वीडियो लेक्चर्स PDFs, और हम ना जैसे मैं जो पढ़ाता हूँ ना उसके बाद ना जैसे सोशल में MCQs थोड़े ना आते हैं, ऑफ कोर्स वो तो GS में आते हैं, प्री में आएंगे। मैंने चैप्टर के अंत में ना कुछ MCQs लगा दिए मैंने, कि ना आपने चैप्टर पढ़ लिया 1, ये जरा 8-10 सवाल जरा बताना सॉल्व करके कितना याद हुआ, क्योंकि शुरुआत करते हो ना याद होना शुरू हो जाता है, तो याद करने के लिए मतलब पुश मिलता है। और करंट अफेयर्स हैं, एग्जैक्ट करंट अफेयर्स हैं, शुरुआत में मेरे मानने में फॉलो नहीं करने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बात समझ आ रही है ना, फॉलो करना शुरू करो। टेलीग्राम ग्रुप्स बना देते हैं हम, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछो, वहाँ पे मेंटर्स हैं, डाउट रिजॉल्व करते हैं। टेस्ट हैं, इवेलुएट करवाओ ना, हाफ लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लिखने की आदत डालो। मॉडल आंसर्स हैं, वीडियो सोल्यूशन, जो एक कोर्स आइडियल कोर्स होना चाहिए, ये सेम रेप्लिकेट हमने GS में कर दिया है। इसीलिए अब इतने ज़्यादा बच्चे जगह जगह जाकर सिर्फ स्लीपी के सारे बारे बात करते हैं कि स्लीपी का ही कोर्स है, एग्जैक्ट है, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
टीचर जो बोल रहे हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत। कोई टीचर ऐसे वो नहीं है कि जिम की मेंबरशिप लेके जो छोड़ दी मैंने, अपने आप मेरा शरीर बॉडी एकदम तंदुरुस्त, नहीं नहीं नहीं, बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, टीचर जो काम बोलेंगे करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आप जो ये बिना इवैल्यूएशन का कोर्स है, विद इवैल्यूएशन, और इनफैक्ट इवन की मेंटरशिप वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस तीनों में सब कुछ सेम है, कंटेंट, करंट अफेयर्स, डिस्कशंस, सब कुछ ही सेम है। सिर्फ क्या है, पहले वाले में इवैल्यूएशन नहीं होती, फिर इवैल्यूएशन भी ले सकते हो एंड मेंटरिंग भी करवा सकते हो, मेंटर्स रहते हैं आपके पास, दैट्स इट। बाकी एक अभी अगर आप 2026 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि लेटर भी वीडियो चलेगा, बच्चे देखेंगे इसको, तो 2026 के लिए मैं एक लास्ट बैच लेकर आया हूँ जो कि थोड़ा तेज चलेगा, तेज 100 डेज में हमने सोशो खत्म करनी है और डीपली खत्म करने की कोशिश है। 15 सितंबर से वो शुरू हो रहा है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं, है ना, पेपर 1 का। एंड देन उसके बाद हम 3 नवंबर से हम शुरू कर देंगे। वहाँ पे जो लेक्चर्स ड्रॉप होंगे, दोज आर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, दोज आर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसमें हम करंट के हिसाब से अपडेशन देते हैं। स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल फीड होने चाहिए, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स वो रिकॉर्डेड हैं। करंट अफेयर्स जैसे जैसे होगा वही तभी आएगा, है ना, पहले से कैसा आ जाएगा, है ना, गेटिंग इट। वास्ट मेजॉरिटी आपको मिल जाएगा, किताब के जैसे वीडियो मिल जाएगा आपको, दिमाग में उसको डालो, घुसेड़ो उसको एंड नंबर निकालो भाई। इसीलिए एक चीज़ है, उसका फ़ायदा उठा लो, वो है स्टेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये चीज़ शुरू हो रही है। कूपन कोड मुझे नहीं पता आप जब यूज़ करेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, ये पर्टिकुलरली दिस इज़ समथिंग विच आई रियली विश कि आप तेज़ी से इसको करना, क्योंकि अदरवाइज तो चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे ही मैं पेपर 2 का भी अभी बना देंगे हम सोल्यूशन, है ना, टाइम लगता है थोड़ा बनाने में। बाकी आप पढ़ते भी रहो, मेहनत करते रहो। कुछ सवाल है कुछ बताइए। 55 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो गया है। मेरा मन था कि इसको थोड़ा सा जो रैपिड करूं, लेकिन स्टिल जो वी हैव टू गो स्लाइटली डीपर, तो इट टेक्स टाइम। तो आपके सवाल हैं कुछ बताना। हमने नोट्स, अगेन मैं आई वांट टू रिपीट, हमने जो नोट्स हैं वो मैंने फ्रीली अवेलेबल कराने शुरू कर दिए अपनी वेबसाइट पर। PYQs की जो PDF ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल थी, अपडेट कर दूंगा मैं, 25 भी डाल दूंगा। इसकी बुकलेट है, बुक जो मतलब जो छपी हुई बुक है वो तो खरीदनी पड़ेगी, है ना, वो तो अमेजोन पे मिल जाती है। एंड देन जो लेक्चर्स हैं, वीडियोज एक्सेट्रा वगैरह, वो पेड ही हैं, है ना, वो पेड ही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वी ट्राई टू कीप देम एज कॉस्ट इफेक्टिव एज पॉसिबल। ऑलराइट, अगर आपको कोई, अगर लेट्स से कोई, जैसे मान लीजिए कोई अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत आती है, तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड जाते जाते एक हमारा जो ये रिचुअल है, वाह वाह वाह, वर्ड लिख के आ गया भाई, भगवान की जो है हमारे साथ आज आमद है। जाते जाते अगर आप एक शब्द लिख देंगे नीचे, तो आई विल नो कि यू आर वॉचिंग इट टिल द एंड, है ना, आई विल नो यू वॉचिंग इट टिल द एंड। आपने बस यहाँ पर जो अंत में एक चीज़ लिखनी है, वो लिखना है आपने ब्रैकेट, लेट्स सी, या फिर नहीं, आप लिखो रेवोल्यूशन, क्योंकि बदलते हैं यार, सब कुछ बदलते हैं, दुनिया बदलते हैं, देश बदलते हैं, अपने आप को बदलते हैं। रेवोल्यूशन लिखो, लेट्स जस्ट सी कि कितने बच्चे हैं जो रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं। चलिए दोस्त, मिलेंगे बहुत ही जल्द, बाय बाय, टेक केयर एंड मेहनत करते रहना। मेहनत के सिवा कुछ भी और चीज़ ऐसी नहीं है जो फ़ायदा देती है।